हेलो कंपटीटर्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज का जो ज्योग्राफी में हमारा टॉपिक रहेगा भारत का ऊर्जा संसाधन और उनकी योजनाएँ। जैसे आपका नेशनल सोलर मिशन हो गया, इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो गया, ये जितनी भी योजनाएँ हैं ना, इनके साथ जो भी ऊर्जा संसाधन के साथ जो योजनाएँ एवं पहल ऊर्जा संसाधन के लिए चलाए गए हैं या कोई भी पॉलिसी बनाया गया है, तो वो सारा आपको कवर अप किया गया है, ठीक है? तो आप देख लीजिए सारा कवर अप किया गया है, जैसे ऊर्जा से संबंधित भारत सरकार की प्रमुख जो योजनाएँ हैं, जैसे राष्ट्रीय सौर मिशन है, राष्ट्रीय पवन सौर हाइब्रिड नीति है, उज्ज्वला योजना है, राष्ट्रीय सौर जैव ऊर्जा मिशन है, राष्ट्रीय विद्युत योजना है, उजाला योजना है, कार्यक्रम है, राष्ट्रीय हाइड्रो पावर नीति हो गया आपका, परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम हो गया, राष्ट्रीय ऊर्जा नीति हो गया, इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो गया। ये सब सारी योजनाएँ जो है ना, मैं आपके साथ ये जो भी टॉपिक आ रहा है ना, हमारा भारत का भूगोल ही अभी चल रहा है, तो भारत का भूगोल में जो भी टॉपिक आ रहा है, उसकी जो भी प्रमुख पहल है गवर्नमेंट का, वो भी मैं बताते चल रहा हूँ, ताकि आपको कहीं और जाना ना पड़े और इससे मैं आपको एमसीक्यू भी आपका साथ में करवाता ही जा रहा हूँ। यानी मेनली रूप से ये तो एमसीक्यू क्लास ही है, लेकिन आपको टॉपिक का एक ब्रीफ नॉलेज आपको देने का मैं कोशिश करता हूँ और मेरे द्वारा आपका पॉलिटी का भी इसी तरह का क्लास आपका पूर्ण करवा दिया गया है और आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी अभी चल रहा है। तो आप लोग जो भी हैं आपका जो 14वीं बीपीएस जेपीएससी वाले हैं और 72वीं बीपीएससी वाले, बीपीएससी एडीओ वाले, यूपी पीसीएस वाले, आरओ वाले, एआरओ वाले या अभी जो बिहार टीचर होने वाला है एग्ज़ाम उनका भी जो भी दे रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग जो भी स्टूडेंट हैं, जिनके नज़र में जो भी आपके फैमिली में या कोई दोस्त हैं जो तैयारी इस तरीके से करते हैं, तो उनके पास ये वीडियो ज़रूर आप शेयर कीजिए और जो भी नए कॉम्पिटिटर्स या लर्नर्स हैं, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हमारा एक छोटा-सा लक्ष्य है 1000 सब्सक्राइबर का ताकि आपसे बाय फेस हम लोग डिजिटल बोर्ड पे आके पढ़ा पाएँ, ठीक है? तो बढ़ते हैं, ये क्लास जो है भारत का भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक वाइज़ जो आपका एमसीक्यू से करवाया जाता है और आपका स्वागत है हमारे चैनल वेब्स अकेडमी पे। हमारा वेब जो चैनल है वैरायटी ऑफ एग्ज़ाम पैटर्न्स विथ स्ट्रैटेजी है और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है वेब्स अकेडमी 24 जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक सेंड किया हुआ रहता है। और हमारा इंस्टा आईडी भी अब जारी कर दिया गया है आपके लिए, वो आप टेलीग्राम में भी जुड़ के आप उसे ले सकते हैं, नहीं तो आप इंस्टा आईडी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा इंस्टा आईडी का कॉपी लिंक भी सेंड किया हुआ रहता है, ठीक है? तो वहाँ पे कॉपी करके आप अपने इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, ओके? तो चलते हैं, आज का जो टॉपिक है क्या है हमारा? ऊर्जा संसाधन यानी एनर्जी रिसोर्सेस ऑफ इंडिया यानी भारत का ऊर्जा संसाधन, ओके? तो हम लोग देखते हैं कि ऊर्जा संसाधन क्या है? ओके? तो ऊर्जा क्या है? ऊर्जा किसी भी देश के औद्योगिक विकास, आर्थिक वृद्धि, जीवन स्तर का आधार होती है। ऊर्जा क्या होती है? ऊर्जा किसी भी देश के जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक आपका ग्रोथ और तथा आपका जो लाइवलीहुड के लिए आपका क्या है ये आपका ऊर्जा आधार होती है, ठीक है? तो ये आप याद रखिएगा। भारत में ऊर्जा संसाधनों का वितरण भूगर्भीय संरचना और जलवायु से जुड़ा हुआ है। भूगर्भीय गर्भीय मतलब समझे? संरचना कि मतलब कैसी इसकी आंतरिक संरचना है, ठीक है? आपका आंतरिक संरचना कैसी है उस और उससे जलवायु से जुड़ा है कि किस तरह तरीके से अगर इसकी आंतरिक संरचना कैसी है, उसी तरीक़ा से संसाधनों का वितरण भी दिखाता है, ओके? और वहाँ जलवायु कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, ओके? अ, आगे बढ़ते हैं कि भारत ऊर्जा सुरक्षा और नवीकरणीय ऊर्जा पर विशेष ध्यान दे रहा है, यानी आपका एनर्जी सिक्योरिटी एंड आपका रिन्यूएबल एनर्जी पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है। कौन? आपका भारत, ठीक है? अब यहाँ पे है कि ऊर्जा संसाधनों का वर्गीकरण देखते हैं, ठीक है? इसका क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है? तो क्या है, पहला जो हो गया परंपरागत ऊर्जा संसाधन, तो परंपरागत मतलब ये क्या कहलाता है इंग्लिश में? ट्रेडिशनल, ठीक है? ट्रेडिशनल एनर्जी रिसोर्सेज कौन-कौन है? तो पहला कोयला हो गया, दूसरा आपका पेट्रोलियम, थर्ड आपका प्राकृतिक गैस, फोर्थ आपका जल विद्युत और फिफ्थ हो गया हमारा परमाणु ऊर्जा। तो ये सब कैसा है? परंपरागत, जो ट्रेडिशनल चला आ रहा है, ठीक है? वो परंपरागत ऊर्जा संसाधन है, ओके?
अगला जो देखते हैं आपका जो सेकंड हमारा जो कैसा होता है ऊर्जा संसाधन, वो अपारंपरिक या नवीकरणीय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है? रिन्यूएबल एनर्जी, ओके? तो ये दूसरे प्रकार का आपका ऊर्जा संसाधन हो गया। तो इसमें कौन-कौन आएगा? सौर ऊर्जा आएगा, ठीक है? सोलर एनर्जी आएगा, आपका विंड विंड एनर्जी आएगा, आपका बायो एनर्जी आएगा, आपका टाइडल एनर्जी आएगा, भूतापीय एनर्जी आएगा, तो ये सब थर्मल एनर्जी आएगा, यानी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये सब कैसा है? रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस है, ओके? तो ये आप याद रखिएगा, ओके? तो इसमें क्लासिफिकेशन भी किया गया है। अब देखिए परंपरागत ऊर्जा संसाधन में हम लोग चलते हैं, तो पहला हमारा क्या है? आपका कोयला है, ठीक है? कोल है, ठीक है? कोल है, ठीक है? तो भारत का मुख्य ऊर्जा स्रोत जो है ना, विशेषकर ताप विद्युत, ये आपका कोयला पे ही डिपेंड करता है, ठीक है? भूवैज्ञानिक आयु जो इसको कोयला का लगाया जाता है, तो गोंडवाना सेल का पाया जाता है, ठीक है? जब हमारा क्या है लॉरेंसिया और गोंडवाना में 2 टुकड़ों में जब बटा था हमारा जब ये पूरे जो पैंथेलासा और पैंजिया था, ठीक है? पैंथेलासा और पैंजिया त जब था तो गोंडवाना नीचे आ गया था, लॉरेंसिया ऊपर आ गया था, ठीक है? तो ये आप याद रखिएगा। आपको अगर ज़्यादा विशेष जानकारी ये चाहिए, तो ये आप एनसीईआरटी का जो हमारा बैच करवाया गया है आपका ज्योग्राफी का, तो प्लीज़ आप लोग वो 10 क्लास प्लीज़ जो भी 10 क्लास ज़्यादा नहीं होता है और वो भी लगभग 30 मिनट या त 33 मिनट या 40 मिनट का ऐसे ही क्लासेस लिया गया है, तो प्लीज़ आप लोग आंतरिक संरचना बिल्कुल वहाँ से पढ़ लीजिए, भूकंप आप पढ़ लीजिएगा, ज्वालामुखी आप पढ़ लीजिएगा। मैं फिर भी करवाऊँगा, आपको इससे भी एमसीक्यू तो ज़रूर करवाऊँगा, लेकिन वहाँ पे आपको विशेष जानकारी आप ज़रूर प्राप्त कर सकते हैं। तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आपका एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लासेस का, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। तो ये गोंडवाना सेल का है। प्रमुख क्षेत्र कौन-कौन से क्षेत्र में भारत में पाया जाता है? तो झरिया जो हुआ झारखंड में, ठीक है? सर्वोत्तम कोकिंग कोयला ये यहाँ मिलता है झरिया में। रानीगंज जो पश्चिम बंगाल में है, बोकारो हो गया, तालचेर हो गया, ये सब जगह पे लिग्नाइट लिग्नाइट जो है नेवेली में भी पाया जाता है, नेवेली जो है तमिलनाडु में है और महत्व इसका क्या हुआ कोयला का इस्पात उद्योग और ताप विद्युत प्राप्त करने के लिए ये मतलब क्या है महत्व रखता है। समस्या क्या है? इससे ज़्यादा प्रदूषण होता है और ये कम क्वालिटी में मतलब ये कम गुणवत्ता होता है इसका, ठीक है? तो ये आप याद रखिएगा। अगला जो है हमारा क्या संसाधन है आपका परंपरागत ऊर्जा संसाधन में तो पेट्रोलियम, ठीक है? देखिए अवसादी बेसिन में ये पाया जाता है। देखिए आपको अवसादी किसको कहा जाता है, ये या आपका क कायांतरित किसको कहा जाता है, ये आप अगर जानना चाहते हैं ज़्यादा डिटेल से, मैं यहाँ पे तो बता दूँगा अवसादी बेसिन किसको है, कि जैसे मान लिया जाए कि ये आपका पर्वत है, ठीक है? यहाँ से अगर मान लिया जाए कि नदी कोई आ रहा है ये पर्वत पर से तो इ इनसे ये क्या क्या होगा अपरदन या इरोजन क्षरण या अपरदन के कारण यहाँ से ये नदी क्या लाएगा अपने ओर गाद लाएगा, ठीक है? तो इससे जो मतलब बना हुआ जो भी चट्टान है अगर एक संपीड़न होता है, संपीड़न के द्वारा ये अगर पाया जाता है यहाँ पे आपका अवसाद के द्वारा ये प्रेशर के द्वारा ये बनता है, तो यहीं पे जो बेसिन बनाएगा ना अवसाद मतलब ये बेसिन बना जाता है, यहीं से जो प्राप्त होता है, उसी को बोला जाता है अवसादी बेसिन पेट्रोलियम, ठीक है? तो ये आप याद रख दीजिएगा कि अवसादों द्वारा, ठीक है? और ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास आप जाके पढ़ लीजिए वहाँ पे, मैं ही करवाया हूँ आपको, ठीक है? प्रमुख क्षेत्र कौन-सा है? मुंबई हाई है, ठीक है? अपतटीय असम, डिगबोई, ठीक है? असम के डिगबोई और कृष्णा गोदावरी बेसिन भारत आयात पर निर्भर करता है पेट्रोलियम में ज़्यादातर, ठीक है? तो ये भी आप याद रखिएगा। कुछ छूटा-फूटा मिलता है जैसे मुंबई हाई हो गया, असम के डुगोई हो गया, कृष्णा गोदावरी बेसिन हो गया, लेकिन ज़्यादातर ये आयात पर ही निर्भर करता है। जो भी हमारे द हिंदू क्लास कर रहे होंगे ना डेली आपका, तो उनको पता होगा कि हमारा यूएस के साथ जो ट्रेड डील वगैरह जो है, टैरिफ वगैरह जो लगा दे रहा है आपका रसिया से तेल परचेज़ करने में या आपका जो मिडिल ईस्ट जो कंट्री है आपका गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के जो भी देश हैं, सदस्य हैं, उनके पर सैंक्शन लगा देता है, ठीक है? तो ये आप ज़रूर जान रहे होंगे, ठीक है? प्राकृतिक गैस, ठीक है? थर्ड में प्राकृतिक गैस है, पेट्रोलियम के साथ ही है या स्वतंत्र रूप में ये पाया जाता है। प्रमुख क्षेत्र कौन-सा है? आपका केजी बेसिन है, ठीक है? असम बेसिन है, मुंबई हाई हो गया, स्वच्छ ईंधन होता है, इसको स्वच्छ ईंधन माना जाता है, ठीक है? अगला है आपका जल विद्युत ऊर्जा। ये सब सारे जो अभी पढ़ रहे हैं ना हम लोग पारंपरागत
परंपरागत आपका परंपरागत जो है आपका ऊर्जा में संसाधन में पड़ रहे हैं। तो जल विद्युत ऊर्जा संभावनाएँ अधिक लेकिन उपयोग में कम आता है, ठीक है? हिमालयी नदियाँ हो गया, पश्चिमी घाट हो गया, प्रमुख परियोजना इसके लिए कौन कौन-कौन चलाया जा रहा है? तो भाखड़ा नागल जो आपका टिहरी बाँध हो गया, भाखड़ा नागल बाँध हो गया, हीराकुंड बाँध हो गया, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ। जो जल अपवाह तंत्र है, जो प्लीज़ आप लोग पीछे भी जो भी नए हैं लर्नर या जो भी पुराने हैं, जो यहाँ से पढ़ना स्टार्ट किए हैं, तो प्लीज़ आप लोग पूरे क्लास करते आइए, ठीक है? आपको बहुत आपका एक फॉर्मेट में मैं पढ़ाया हूँ। जो भी आप टॉपिक देखिएगा, टॉपिक जिस तरीके से है, ऐसा नहीं है कि टॉपिक कहीं से भी मैं उठा लिया हूँ, फॉर्मेट बाई मैं पढ़ाया हूँ, ठीक है? तो ये आप याद रखिएगा पूरे तरीके से आप सामान्य परिचय से कि कैसे क्या है भारत, कैसा भूगोल है, क्या है, उस तरीके से मैं पढ़ाते आया हूँ। इसका क्षेत्रफल से स्टार्ट किया हूँ, ये भी आप याद रखिएगा। भारत की स्थिति कहाँ पे है, तो वो भी मैं बताया हूँ, ठीक है? तो ये आप जाके स्टार्टिंग से पढ़ के आइएगा, ओके? अगला जो है क्या है परमाणु ऊर्जा है, यूरेनियम, ठीक है? यूरेनियम जो है जादूगोड़ा में मिलता है, जादूगोड़ा यानी झारखंड में मिलता है, थोरियम आपका केरल, तमिलनाडु के तटीय बालू में प्राप्त होता है। भारत का 3 चरणीय परमाणु कार्यक्रम चलाया गया है, तो ये भी याद रखिएगा। अब देखिए नवकरणीय ऊर्जा संसाधन में पहला जो है आपका सौर ऊर्जा है, जो सोलर एनर्जी है, अधिकतम संभावनाएँ हैं। राजस्थान में, गुजरात में राष्ट्रीय सौर मिशन इसके लिए चलाया गया है, तो वो भी हम लोग पढ़ेंगे। आपका क्या है पवन ऊर्जा, ठीक है? पवन ऊर्जा ये तटीय एवं पठारी क्षेत्र पे प्रमुख राज्य जो है तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, ठीक है? तो ये आपका पवन ऊर्जा, विंड ऊर्जा जिसको कहा जाता है। थर्ड आपका कौन-सा हो गया? जैव ऊर्जा, गोबर गैस, कृषि अपशिष्ट के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ये उपयोगी है जैव ऊर्जा। और फोर्थ में हमारा कौन-सा आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा आपका ज्वारीय एवं भू-तापीय ऊर्जा, जो इसका तो सीमित विकास है। संभावित क्षेत्र जो है कच्छ की खाड़ी हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, हिमालय क्षेत्र हो गया, तो ये सब भू-तापीय ऊर्जा के अंतर्गत ये क्षेत्र आते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे देखते हैं ऊर्जा संसाधनों का भौगोलिक वितरण कहाँ है, तो ये हम लोग देखते हैं। ऊर्जा देखते हैं और फिर इसका क्षेत्र देखते हैं, ठीक है? तो पहला ऊर्जा जो हो गया कोयला, ये प्रायद्वीपीय जो पठार होते हैं, क्षेत्र जो में पाए जाते हैं। दूसरा हमारा हो गया तेल गैस, ये अवसादी बेसिन में पाए जाते हैं। थर्ड हो गया जल विद्युत, तो ये हिमालय और पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। आपका फोर्थ ये सौर ऊर्जा है, शुष्क क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये फिफ्थ आपका पवन ऊर्जा, ये तटीय एवं पठारी क्षेत्र में। तो आप इसको प्लीज़ आप एक बार क्या है, मैं थोड़ा-सा और इसको ऐसे लगा देता हूँ। आप इसको जो है ना, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है? ताकि आपको क्या होगा ऊर्जा संसाधनों का भौगोलिक वितरण आपको पता चलेगा, ठीक है? आई आई थिंक आप लोग ये इसका जो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें चुनौतियाँ क्या-क्या है? चुनौतियाँ देखते हैं तो पहला चुनौती जो आता है आपका जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता ज़्यादा है। दूसरा है कि पर्यावरण प्रदूषण ज़्यादा हो जाता है। आयात निर्भरता इस पर ज़्यादा हो गया, ठीक है? थर्ड ऊर्जा असमानता है, ठीक है? तो ये आपका चुनौतियाँ हैं और इसमें ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित भारत सरकार की प्रमुख पहले देख लेते हैं एवं योजनाएँ देख लेते हैं। तो कौन-सा है पहला योजना जो आपका राष्ट्रीय सौर मिशन नेशनल जो है सोलर मिशन, ठीक है? इसकी शुरुआत कब हुआ था? तो 2010 में शुरुआत हुआ था, ठीक है? तो इसको थोड़ा-सा और हम लोग ज़ूम कर लेते हैं, ठीक है? ताकि ये अच्छे से पता चले आपको भी, ठीक है? और ये कौन-सा मंत्रालय देखिए इसका मंत्रालय याद रखिएगा और स्टार्टिंग 2010 में आपका मंत्रालय तो आप याद ही रखिएगा, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय यानी आपका मिनिस्ट्री ऑफ आपका न्यू एवं रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है? उद्देश्य क्या है इसका? सौर ऊर्जा उत्पादन बढ़ाना और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को घटाना। जो प्रमुख क्षेत्र कहाँ? राजस्थान और गुजरात में ये चलाए गए हैं, ओके? अगला जो मिशन है आपका कौन-सा है? राष्ट्रीय पवन और सौर हाइब्रिड नीति, ये ठीक है? दूसरा जो है क्या है? राष्ट्रीय पवन सौर हाइब्रिड नीति अपनाया गया है। उद्देश्य इसका क्या है कि पवन और सौर ऊर्जा का संयुक्त उपयोग करना, ठीक है? ग्रिड स्थिरता बढ़ाना और लाभ इससे क्या होगा कि भूमि और ट्रांसमिशन की बचत होगा इससे, ठीक है?
अगला जो है उज्ज्वला योजना, ठीक है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसकी शुरुआत जो किया गया था 2016 में किया गया था। और मंत्रालय कौन-सा आता है? तो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस। आप वो याद रखिएगा, नेशनल जो सोलर मिशन है ना, वो किसके अधीन आता है? नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन आता है। लेकिन जो उज्ज्वला योजना आएगा, ये पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन आता है, ठीक है? ये 2016 में और वो 2010 में। उद्देश्य क्या है? गरीब परिवारों को एलपीजी कनेक्शन मुफ्त में देना, इसका उद्देश्य था। और महत्व क्या है कि स्वच्छ ऊर्जा और महिला के स्वास्थ्य को ठीक किया जाए, ठीक है? तो ये इसका उद्देश्य था। अगला है कौन-सा? राष्ट्रीय जैव ऊर्जा मिशन। राष्ट्रीय जैव ऊर्जा मिशन, गोबर गैस, उद्देश्य क्या है? गोबर गैस, बायोमास, बायो सीएनजी को बढ़ावा देना, उपयोग क्या करना है? ग्रामीण ऊर्जा को स्वच्छ करना है और कृषि अवशिष्ट प्रबंधन करना है, ठीक है? अगला मिशन कौन-सा योजना है? जो राष्ट्रीय विद्युत योजना, नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान। क्या है ये? उद्देश्य इसका भविष्य की बिजली माँग का अनुमान जो है, उसको लगाना है, ऊर्जा मिश्रण संतुलन करना है और फ़ोकस जो किया गया है ना, आपका नवीकरणीय और आपका तापीय ऊर्जा का बैलेंस किया गया है, ठीक है? संतुलन करना है, ठीक है? तो ये फ़ोकस इस पे है, ठीक है? अगला है आपका उजाला, एक होता है उज्ज्वला, उज्ज्वला मैं आपको पढ़ा दिया, ठीक है? ये आपका हो गया आपका उ उ उ उज्ज्वला, ये हो गया उजाला। उजाला ये होगा एलईडी कार्यक्रम। उद्देश्य था का ऊर्जा दक्षता को बढ़ाना देश का, एलईडी बल्ब वितरण करना मुफ्त में, ठीक है? लाभ क्या है इससे होगा कि बिजली की जो ऊर्जा है, वो बचत होगी, बिजली बचत होगी, कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी, ठीक है? तो इसका उद्देश्य था। अगला जो हमारा मिशन है राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रिड मिशन। उद्देश्य क्या है? आधुनिक विद्युत ग्रिड तैयार करना और रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन करना, ठीक है? तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला है हमारा राष्ट्रीय हाइड्रो पावर नीति। क्या है ये? राष्ट्रीय हाइड्रो पावर नीति, तो उद्देश्य है इसका जल विद्युत परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जाए, हिमालयी राज्यों में विकास किया जाए। चुनौती इसका पर्यावरणीय प्रभाव पड़ सकता है, ठीक है? तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला जो हमारा कार्यक्रम है परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम, 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम। आधार क्या है कि यूरेनियम से प्लूटोनियम की ओर और प्लूटोनियम से आपका थोरियम की ओर, इसका आधार है। उद्देश्य दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा करवाना और विशेषता इसका क्या है कि भारत थोरियम आधारित भविष्य है और भारत में थोरियम अधिक मात्रा में पाया भी जाता है, ठीक है? और हमारा जो अगला नीति है वो राष्ट्रीय ऊर्जा नीति है, ड्राफ्ट नेशनल एनर्जी पॉलिसी। उद्देश्य एनर्जी सिक्योरिटी, एनर्जी एक्सेस, एनर्जी सस्टेनेबिलिटी बनाना, ठीक है? और ये एक इंटरनेशनल जो है मिशन है, ये अलायंस है जिसको बोला जाता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसका जो मुख्यालय है ना, हमारा नई दिल्ली में ही है, यानी गुरुग्राम में है, ठीक है? गुरुग्राम में है, आपका नई दिल्ली के गुरुग्राम में है, ठीक है? इसका स्थापना कब हुआ था? तो 2015 में हुआ था। संस्थापक जो है कौन है? भारत और फ्रांस मिलकर इसको स्थापित किए थे, ठीक है? उद्देश्य क्या है इसका? तो ये आप 2 पॉइंट याद रखिएगा, 3 पॉइंट, ठीक है? पहला पॉइंट तो स्थापना 2015 में, दूसरा आपका भारत और फ्रांस द्वारा स्थापित किया गया था और थर्ड जो है आपका इसका मुख्यालय जो है, हेडक्वार्टर जो है आपका नई दिल्ली में गुरुग्राम में है, ठीक है? तो आपका गुड़गाँव यानी गुरुग्राम में है, ठीक है? उद्देश्य इसका सौर ऊर्जा के वैश्विक विकास और सहयोग को बढ़ावा देना है। डेवलपिंग कंट्री को सौर तकनीक और वित्तीय सहायता प्रदान करना है। क्या करना है? डेवलपिंग कंट्रीज को सौर तकनीक और वित्तीय सहायता प्रदान करना है और सौर ऊर्जा को वैश्विक विकास और सहयोग को बढ़ावा देना है, इसका उद्देश्य है। प्रमुख उद्देश्य कौन सा है कि आपका सौर ऊर्जा का विस्तार करना है, जैसे डेवलपिंग कंट्रीज को सौर ऊर्जा अपनाने में मदद करना है, ऊर्जा सुरक्षा करना है, फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता को कम करके और आपका रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ाना है, ठीक है? कार्बन उत्सर्जन कम करना है, इसके लिए पेरिस जो क्लाइमेट एग्रीमेंट से जुड़े लक्ष्य, ये कहीं न कहीं आपको प्रतिबद्धता को ये पूरा करवाता है। और प्रौद्योगिकी और वित्त कैसा है? तो ये सोलर टेक ट्रांसफर रिसर्च फंडिंग मैकेनिज़्म पर आधारित है, तो ये भी आप याद रखिएगा। सदस्य देश कौन-कौन से हैं? तो ये देख लीजिएगा, जो सन रिच कंट्री है ना, मुख्य सदस्य हैं, जिनके मतलब सन रिच मतलब समझे कि जो आपका ट्रॉपिकल और ज़ोन पर जो आते हैं, ज़्यादातर वही कंट्री इसमें शामिल है, ये भी याद रहे, जहाँ सूर्य की रोशनी सही से पहुँच पाता है, ठीक है? सदस्य संख्या 100 से अधिक देश है, ठीक है? इसमें शामिल प्रमुख क्षेत्र ट्रॉपिकल ज़ोन यानी ग्लोबल साउथ का इसमें ज़्यादा
पार्टिसिपेशन है। भारत और फ्रांस फाउंडिंग मेंबर है, ये तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। और इसका कार्य जो है आपका कि सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए निवेश जुटाना है। और दूसरा क्या है, इसका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा। और थर्ड आपका R&D और कैपेसिटी बिल्डिंग करेगा। और फोर्थ क्या करेगा, ये सौर ऊर्जा के लिए मानकीकरण और नीति समर्थन भी करेगा। ठीक है। भारत के लिए कैसे महत्व रखता है, तो इसमें देखते हैं वैश्विक नेतृत्व, यानी जो भारत जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्य सदस्य और अध्यक्ष भी है। ऊर्जा सुरक्षा और क्लाइमेट नेतृत्व भी इससे कर सकता है, जिससे क्या होगा कि पेरिस एग्रीमेंट आपका जो आपका नेट डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन टारगेट जो है आपका, वो कहीं ना कहीं उसमें योगदान में ये कहीं ना कहीं प्रतिबद्धता को निभाएगा। ठीक है। आर्थिक अवसर कैसे आएगा, सोलर मैन्युफैक्चरिंग होगा और जॉब्स भी क्रिएट होगा। ठीक है। जिससे क्या होगा कि आर्थिक समृद्धि आएगा। जियो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कैसे होगा, डेवलपिंग कंट्रीज के साथ सहयोग बढ़ेगा। ठीक है। अब यहाँ से हमारा जो है ना क्या है कि यहाँ से आपका क्वेश्चंस स्टार्ट हो जाते हैं। तो क्वेश्चंस हम देखते हैं MCQ, तो प्लीज जो भी अभी तक लर्नर बने हुए हैं, तो प्लीज अब यहाँ से आप MCQ करके ही जाओगे। ठीक है। पूरे तरीके से आप MCQ कर लोगे, आपको पता चल जाएगा कि आपने अभी तक क्या पढ़ा और क्या नहीं पढ़ा, उसके बारे में भी जानकारी होता है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ इसका आंसर बताऊंगा और चलते बनूंगा, ऐसा नहीं है। जो भी है इसका जो भी आंसर रहेगा उसके बारे में पूरा एनालिसिस करूंगा। ठीक है। जैसे इसमें है क्या, भारत में कोयला के अधिकांश भंडार किस भूवैज्ञानिक शैल से संबंधित है, तो हमें पता है कि अभी हम लोग पढ़े थे गोंडवाना शैल, लेकिन गोंडवाना शैल में जो है कि इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो ये कहाँ विस्तृत विस्तृत होता है, तो ये शैल प्रायद्वीपीय पठारों में पाया जाता है। ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार मतलब क्या हुआ कि तीनों तरफ से जो पानी से घिरा रहता है, ठीक है, उसी को कहा जाता है आपको प्रायद्वीपीय। तो ये आपको पता चल गया कि प्रायद्वीपीय किसको बोला जाएगा, तो जो तीनों तरफ से पानी से घिरा हो। ठीक है। एक दो तीन, ठीक है, ये तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसी को प्रायद्वीपीय बोला जाता है। यानी प्रायद्वीपीय जो पठार है विस्तृत रहता है। ठीक है। और जो धारवाड़ शैल है उसमें क्या पाया जाता है, आपका आयरन ओर पाया जाता है, आयरन ओर। ठीक है। तो आयरन ओर जो पाया जाता है आपका धारवाड़ शैल में पाया जाता है। ठीक है। तो यहाँ इस तरीके से मैं आपको क्वेश्चंस करवाता हूँ। प्लीज हम लोग का एक छोटा सा टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर का, तो प्लीज आप लोग उसको पूर्ति करवाइए। जो भी आपके भाई बहन जो भी तैयारी करने वाले हैं BPSC का, JPSC का, UPPCS का, आप या बिहार SSC का, झारखंड SSC का, यूपी SSC का, जो भी है आप लोग GS का जो भी पोर्शन आता है यहाँ से आपको कंप्लीट होगा ही होगा। और बहुत जल्द ही हम लोग फाउंडेशन कोर्स भी हम लोग आपको आपके लिए लाने वाले हैं। तो प्लीज जो भी पहले हमारे जो 1000 बच्चे होंगे उनको स्टडी गिफ्ट दिया जाएगा आपको नेसेसिटी। ठीक है। तो आप याद रखिएगा। ठीक है। तो बढ़ते हैं, और एक छोटा सा एक लाइक तो जरूर किया कीजिए हमेशा, और कमेंट भी किया कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है हम लोग को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्या कह रहा है आपका कि निम्नलिखित में से भारत की प्रमुख अपतटीय ऑफशोर पेट्रोलियम क्षेत्र कौन सा है, तो ये हम लोग का कौन सा है, आपका अपतटीय जो हो जाएगा, देखिए मुंबई है। ऐसे ये जो है आपका पेट्रोलियम का क्षेत्र डिगबोई भी है जो असम में पाया जाता है, लेकिन ये अपतटीय बोल रहा है, ऑफशोर बोल रहा है। ठीक है। तो ये आपका मुंबई हाई होगा, जो सबसे बड़ा है। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा है, भारत का सबसे बड़ा क्या है, अपतटीय तेल क्षेत्र है, बड़ा अपतटीय तेल क्षेत्र है। तो ये आप याद रखिएगा। ओके। और यहाँ पे डिगबोई जो है, डिगबोई हो गया आपका, अलंकेश्वर हो गया, नहरकटिया हो गया, ये सब क्या है, ये तीनों क्या है आपका, ये स्थल जो है स्थल क्षेत्र है, यानी ऑनशोर हो गया। ठीक है। इसको ऑनशोर बोला जाता है। ये अपतटीयों को ऑफशोर बोला जाता है, ऑनशोर यानी स्थल क्षेत्र को बोला जाता है। ठीक है। स्थल क्षेत्र को क्या बोला जाएगा, ऑनशोर। तो ये सब को क्या है, ऑनशोर है। ठीक है। देखिए आप इस तरीके से आपको डिटेल मिलेगा। ठीक है। जहाँ पे डिटेल की जरूरत रहता है मैं वहां पे करके ही जाता हूँ। ठीक है। भारत में लिग्नाइट कोयला का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है, तो ये आपका नेवेली है, नेवेली यानी ये तमिलनाडु में पाया जाता है। ठीक है। तमिलनाडु में है। ठीक है। तमिलनाडु में है। ठीक है। नेवेली भारत का जो है प्रमुख लिग्नाइट क्षेत्र माना जाता है। ठीक है। और ये आपका झरिया जो है ना,
कोकिंग कोयला के लिए, ये कोल के लिए ये प्रसिद्ध है। कौन? आपका झरिया, ठीक है? तो ये आप याद रखिएगा। रानीगंज जो आपका वेस्ट बंगाल में पड़ता है और बोकारो आपका झारखंड में पड़ता है और झरिया भी झारखंड में आपका पड़ता है। तो ये आप याद रखिएगा। अगला है प्रश्न, भारत में जल विद्युत उत्पादन की अधिकतम संभावना किस क्षेत्र में होता है? तो ये आपका कौन सा क्षेत्र में होगा? आपका जल विद्युत तो हिमालय क्षेत्र में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हिमालयी हिमालयी जो नदियाँ होती है ना, नदियों में ऊंचाई भी होती है, प्रवाह भी होती है और जल की मात्रा भी अधिक होती है। ठीक है? क्या-क्या होता है इसमें? ऊंचाई भी, हाइट भी अधिक होता है, आपका प्रवाह भी इसका अधिक होगा, ठीक है? प्रवाह भी अधिक होगा, ठीक है? और आपका जो जल की मात्रा है, जल की मात्रा भी अधिक होता है, ठीक है? तो ये ऊंचाई से डिनोट कर दिया मैंने ऐसे, और आपका ये प्रवाह से डिनोट कर दिया, ये डॉट 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 जल से प्रवाह आपका डिनोट कर दिया। दोनों ये उच्च मात्रा में, अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसलिए क्या है, जल विद्युत के लिए सबसे अधिक संभावनाएं बनती है हमारा कौन सा? हिमालय क्षेत्र। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे लिए सही हो जाएगा, ठीक है? आप यहाँ से भी कॉन्सेप्ट आप समझ ही सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आप समझिएगा। और जो बाकी देखिए, अभी तो एग्जाम के पर्पज से हम लोग कर रहे हैं। अगर आप लोग को जब मेंस का जब क्वेश्चन आपका क्लास जब चलेगा, वहाँ पे मैं जब क्लास लूँगा, तब देखिएगा किस तरीके से आपको चैंपियन बनाता हूँ, ठीक है? चैंपियन बनाता हूँ, आपका सारा सब्जेक्ट में चैंपियन बनाता हूँ। जो भी मैं सब्जेक्ट करवाऊँगा, उसमें आपको चैंपियन ही बनवाऊँगा। ओके, सॉरी। ओके। क्या है यहाँ पे? निम्नलिखित में किस राज्य में भारत की सर्वाधिक पवन ऊर्जा क्षमता विकसित हुई है? तो ये किसमें हुई है? तो ये आप ही बताइएगा। ये आपका तमिलनाडु में, ठीक है? तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी। देखिए, तमिलनाडु भारत में जो है ना आपका जो पवन ऊर्जा है ना, पवन ऊर्जा में अग्रणी राज्य है, ठीक है? अग्रणी राज्य है। कारण इसका क्या हुआ? देखिए, इसका कारण है कि आपका, क्योंकि तटीय स्थिति जो है, इसका कोस्टल जो स्थिति है और सतत जो यहाँ पे तटीय, एक तो तटीय स्थिति है, तट पे है, और इसकी जो सस्टेनेबल जो आपका जो तेज, जो सतत तेज हवा है, वो उसके कारण यहाँ पे पवन ऊर्जा जो है सर्वाधिक क्षमता विकास करता है, ठीक है? इसलिए विकसित होता है इसका पवन ऊर्जा का। तो ये आप याद रखिएगा, तमिलनाडु। कारण आपका ये आपका तटीय स्थिति है और सतत तेज हवाएं यहाँ चलती हैं। ओके, तो ये आप याद रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे कि भारत में यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? तो ये हमारा जादूगोड़ा है, जो आपका झारखंड में पड़ता है। जे इससे मैं डिनोट कर रहा हूँ, झारखंड में पड़ता है, जो भारत का प्रमुख यूरेनियम प्रमुख आपका क्षेत्र है। और ये जो दोनों है ना, तालचेर और कोरबा जो है आपका कोयला के लिए प्रसिद्ध है, यानी कोल के लिए क्षेत्र ये प्रसिद्ध है। तो ये भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न होगा, कौन सा प्रश्न है आपका? राष्ट्रीय सौर मिशन का उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय सौर मिशन का मुख्य उद्देश्य जो है आपका सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाना, यानी क्या है कि राष्ट्रीय सौर मिशन जो है नवीकरणीय ऊर्जा को, रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देता है, ठीक है? और ये जलवायु परिवर्तन से भी जुड़ा हुआ है। और ये कौन सा मंत्रालय के अधीन ये है? तो मिनिस्ट्री ऑफ आपका नवीकरणीय, आपका न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अधीन ये है, ठीक है? इसका जो शुरुआत हुआ था आपका, कब हुआ था? तो ये शुरुआत जो हुआ था इसका 2010 में हुआ था। तो इस तरीके से आप याद करते चलिएगा, ठीक है? एक शॉर्ट नोट्स भी आप बना सकते हैं, मैं बहुत बार आप लोग को बोला हूँ। अगला जो प्रश्न क्या कह रहा है हमारा कि भारत में ज्वारीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना किस क्षेत्र में पड़ती है? तो ज्वारीय जो बनेगा ना, कच्छ की खाड़ी में, ठीक है? कच्छ की खाड़ी में। कच्छ की खाड़ी में क्या होता है कि जो टाइडल आता है ना, टाइडल वो क्या आता है, इस जिसकी ऊंचाई बहुत अधिक होती है। इसलिए क्या होता है ना, यहाँ पे ज्वारीय जो ऊर्जा होता है, ऊर्जा का संभावनाएं जो होता है अधिक बन जाती है। तो इसलिए यहाँ पे कच्छ की खाड़ी में ज्वार जो आता है बहुत अधिक ऊंचा आता है, इसलिए ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं बनती है इस क्षेत्र में। ओके, अगला प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। थोड़ा-सा सही से नहीं लग पाया है, लेकिन आप लोग कोशिश कीजिएगा इसको भी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। भारत में प्राकृतिक गैस के उत्पादन के संदर्भ में कौन-सा युग्म सही है? देखिए, क्षेत्र और बेसिन बताया गया है, तो पहला क्षेत्र जो है मुंबई हाई, जो कच्छ बेसिन में है, क्या ये सही है? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये अब तटीय बेसिन में ऑफशोर
अभी हम लोग पढ़े थे अब तटीय बेसिन में है, ठीक है, तो कच्छ में नहीं, तो ये हमारा गलत हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, कृष्णा गोदावरी पूर्वी तट पे है, तो कृष्णा गोदावरी भैया पूर्वी तट पे आपका स्थित है, ये सही है आपका, कृष्णा गोदावरी पूर्वी तट पे स्थित है, तो ये हमारा दूसरा सही हो गया। थर्ड जो होगा असम गंगा, गंगा कहाँ गया भैया, असम में तो ब्रह्मपुत्र आना चाहिए ना, ब्रह्मपुत्र आना चाहिए, ब्रह्मपुर घाटी से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए हमारा एक जो केवल है दो ही आपका सही है, और इसमें पूछा है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित है, तो केवल दो ही यहाँ हमारा सही हुआ, यानी कि ए ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्यों हुआ जो मैं आपको बता दिया पीछे। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि न्यूक्लियर कौन सा राज्य भारत में सौर ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना वाला क्षेत्र है, तो ये बताइएगा। सौर ऊर्जा में कहीं नहीं जाना है हमें, राजस्थान जाना है, क्योंकि यहाँ पे अधिक धूप आता है, धूप वाले दिन होते हैं, कम बादल होते हैं और शुष्क जलवायु होते हैं। क्या क्या होता है, जो दिन जो होते हैं वहाँ धूप ज्यादा होता है, कम बादल होते हैं, ठीक है, ओके, और आपका शुष्क जलवायु होता है, इसलिए यहाँ पे सौर ऊर्जा अधिक सर्वाधिक संभावना वाला क्षेत्र माना जाता है। कौन, आपका राजस्थान, ओके। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत में परमाणु ऊर्जा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या कर रहा है कि भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम थोरियम पर आधारित है, सही है। दूसरा क्या है हमारा कि भारत में यूरेनियम की तुलना में थोरियम अधिक मात्रा में उपलब्ध है, तो ये भी सही है हमारा, ठीक है, भारत में थोरियम भंडार यूरेनियम से अधिक है, ठीक है। थर्ड जो है हमारा क्या कह रहा है कि थोरियम मुख्यतः तटीय मोनाजाइट बालू में पाया जाता है, तो ये भी सही है। केरल, हम लोग पीछे पढ़े थे, केरला और तमिलनाडु के जो तट है वहां पे मोनाजाइट बालू में थोरियम पाया जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, एक दो तीन तीनों सही, ओके। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा या कौन सी जल विद्युत परियोजना हिमालय क्षेत्र में स्थित है, तो हिमालय क्षेत्र में जो स्थित है आपका वो है आपका टिहरी बांध, ठीक है, टिहरी बांध। ये कौन सा नदी पे है, तो ये आप याद रखिएगा, भागीरथी नदी पे है, भागीरथी नदी पे है, तो थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, टिहरी बांध भागीरथी नदी पे है, ठीक है, भागीरथी नदी पे। ये कहाँ है आपका, उत्तराखंड में है, यूके से डिलीट कर देता हूँ। और इसका में शेष परियोजना प्रायद्वीपीय भारत में चलाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे टिहरी बांध हो जाएगा, ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। और ये तीनों जो है आपका मैं बता चुका हूँ, हीराकुंड बांध, नागर सागर अर्जुन बांध और सरदार सरोवर बांध किस किस नदी पे है, मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ, तो किस नदी पे है ये आपका क्वेश्चंस, आपके लिए क्वेश्चंस है, कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताइएगा वीडियो पूरा देखने के बाद, ओके। मैं आपका फीडबैक भी आपको दूंगा, ठीक है, अगर गलत होगा तो गलत ही सही, लेकिन आप लोग जरूर बताइएगा, मैं उसको सही करवा दूंगा, ठीक है। भारत में जैव ऊर्जा यानी बायोमास एनर्जी के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, तो ये हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। यह जो कौन सा सही है ना, ये सीधा सही जो आ जाएगा, इसका प्रमुख उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में होता है। देखिए जैव ऊर्जा जो होता है ना, मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्र में जो आपका गोबर होता है ना, गोबर गैस और कृषि जो अवशिष्ट होते हैं, वेस्टेज होते हैं, उनसे प्राप्त होती है, और ये नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत माना जाता है, नवीकरणीय ऊर्जा का ये स्रोत माना जाता है। कौन, आपका बायोमास, ठीक है, बायोमास एनर्जी, ओके, तो ये भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका प्रमुख उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में किस ऊर्जा स्रोत का योगदान विद्युत उत्पादन में सबसे अधिक है, तो ये जो आपका है किसमें है आपका, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ताप विद्युत यानी कोयला आधारित वाला, ठीक है। भारत का जो विद्युत उत्पादन जो होता है अभी भी जो है ना, कोयला पर ही बेस्ड है, कोल बेस्ड है, ठीक, कोल बेस्ड है, ठीक है, पर निर्भर है। नवीकरणीय जो रिन्यूएबल एनर्जी है तेजी से बढ़ रही है, लेकिन अभी भी शीर्ष पर ये टॉप पर नहीं पहुंच पाया है, तो ये भी एक चुनौती हमारी खामियां है बता रहा है, ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला है प्रश्न कि भारत में कोकिंग कोयला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि यह इस्पात उद्योग के लिए आवश्यक होता है, तो सही बात है, कोकिंग कोयला इस्पात उद्योग में उपयोगी होता है।
दूसरा क्या है कि यह मुख्यतः झरिया क्षेत्र में पाया जाता है, तो ये भी हम लोग देखे हैं झरिया क्षेत्र में सर्वोत्तम कोकिंग कोयला जो कहाँ आपका झरिया झारखंड में पड़ता है और यह लिग्नाइट की श्रेणी में आता है। लिग्नाइट की श्रेणी में नहीं आता है। देखिए कोकिंग कोयला जो होता है ना आपको मैं बिटुमिनस के बारे में बता दिया हूँ। ये कोकिंग कोयला जो होता है बिटुमिनस जो होता है ना कोयला उस श्रेणी में आता है। बिटुमिनस श्रेणी में ये आता है, लिग्नाइट में नहीं। तो आपका कोयला कितने प्रकार का होते हैं? एंथ्रासाइट हो गया, लिग्नाइट हो गया, आपका बिटुमिनस हो गया। ये आपका प्रकार मैं पहले ही बता दिया हूँ, तो ये कथन हमारा जो है थर्ड जो गलत है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2 सही हो जाएगा। आप पीछे से पढ़ते आ रहे होंगे तो आपको पता होगा कि मैं बताया हूँ या नहीं बताया हूँ, ठीक है? जो भी पढ़ रहे होंगे ज़रूर आपको पता चला होगा, ठीक है? अगले अगर आपको नहीं पता है या नहीं बताया हूँ तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर आप ये नहीं बताया, प्लीज़ आप बता दीजिए। मैं उसका स्पेशल क्लास 10 मिनट का ही क्यों नहीं, 20 मिनट का क्यों नहीं, मैं लाके आपको ज़रूर बताऊँगा, ठीक है? मेरा काम ही क्या है, आपको बताने के लिए ही तो मैं हूँ, ठीक है? अगला यार जो प्रश्न है क्या कह रहा है कि यहाँ पे बोल रहा है क्या कि निम्नलिखित में कौन-सा अवसादी बेसिन भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? तो कौन-सा बेसिन आपका है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए कावेरी बेसिन, ठीक है? कावेरी बेसिन जो है आपका तमिलनाडु के आपका पूर्वी तट पे स्थित है, ठीक है? तो ये भी याद रखिएगा और कच्छ जो है वो तो वेस्टर्न में है, ठीक है? और ये आपका पूर्वी मुंबई भी आपका वेस्टर्न में ही है, ठीक? तो ये आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है? बोल रहा है हमारा कि भारत में निम्नलिखित में कौन-सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कौन-सा क्षेत्र हमारे लिए उपयुक्त है? तो ये आपका अभी हम लोग बताए थे कच्छ की खाड़ी क्यों? क्योंकि वहाँ का टाइडल जो है आपका अधिक ऊँचा होता है, जिसके कारण क्या होता है, कच्छ की जो ज्वार होता है वो काफ़ी ऊँचाई होता है, सबसे अधिक होती है, जिसके कारण वहाँ पे ज्वारीय ऊर्जा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है वो क्षेत्र, ठीक है? अगले प्रश्न पे है, क्या है कि आपका भारत में जल विद्युत क्षमता के कम उपयोग का प्रमुख कारण क्या है? मतलब जो बोल रहा है कि भारत में जो जल विद्युत क्षमता का उपयोग उपयोग कम क्यों हो रहा है, उसके पीछे का कारण बताइए। तो उसके पीछे का जो कारण हमें बताना है, वो हमारा क्या है कि आपका ये हो जाता है कि उच्च प्रारंभिक लागत ज़्यादा हो जाता है और पर्यावरणीय मुद्दे होते हैं। देखिए क्या होता है ना जल विद्युत में आपका विस्थापन और पर्यावरणीय प्रभाव और लागत प्रमुख बाधाएं बनकर उभरती ही उभरती हैं, तो ये हमारे लिए सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? अगला प्रश्न है कि भारत में थोरियम भंडारों के संदर्भ में सही कथन कौन-सा है? तो भारत में थोरियम भंडार में के संदर्भ में सही कथन कौन-सा है? तो ये आपका हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? यह मुख्यतः तटीय मोनाज़ाइट बालू में पाया जाता है, जो केरल और आपका तमिलनाडु के मोनाज़ाइट बालू में थोरियम पाया जाता है। तो ये ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा यहाँ पे, ठीक है? और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है थोड़ा-सा अच्छा से नहीं लग पाया है ये, तो आप लोग थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा, ठीक है? भारत के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, ठीक है? क्या बोल रहा है कि ऊर्जा स्रोत और प्रमुख राज्य, तो पवन ऊर्जा क्या तमिलनाडु में है, ठीक है? तो ऐसा क्या है? तो ये आपका क्या ऐसा है? तो ऐसा नहीं है। सौर ऊर्जा आपका राजस्थान में, तो हाँ, दूसरा तो सही हुआ हमारा। लिग्नाइट आपका उड़ीसा में, तो थर्ड भी हमारा सही हुआ। लेकिन ये जो है आपका ना पवन ऊर्जा जो है आपका यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है? तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केवल 2 और 3, ठीक है? आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या कह रहा है कि भारत में प्राकृतिक गैस को किस कारण से अपेक्षाकृत स्वच्छ ईंधन माना जाता है? भारत में प्राकृतिक गैस को किस कारण से अपेक्षाकृत स्वच्छ ईंधन माना जाता है? तो उसके पीछे रीज़न है आपका कम कैलोरी मान, ठीक है? कम कैलोरी मान, ओके? तो ये क्या है आपका ओह सॉरी नहीं, ये आपका सी कम कार्बन उत्सर्जन, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? कम कार्बन उत्सर्जन ये करता है क्योंकि प्राकृतिक गैस में CO2 का और प्रदूषक जो उत्सर्जन होता है उसका कम होता है, तो इसी कारण इसको अपेक्षाकृत स्वच्छ ईंधन माना जाता है। तो ये आप याद रखिएगा, ओके? ये आप याद रखिएगा, ठीक है? ओके? तो ये आप याद रखने योग्य बातें हैं। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा-सा कहीं न कहीं आपको मैं गलत बताया हूँ। देखिएगा यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन जो है आंसर गलत बता दिया हूँ, तो प्लीज़ सॉरी यार।
यहाँ पे मुझे अब ख्याल आया जब मैं आगे बढ़ा। देखिए पवन तमिलनाडु में तो है ही, ये सही होगा, ठीक है। उसके बाद क्या, सौर ऊर्जा शास्त्र, लिग्नाइट जो है आपका उड़ीसा में नहीं पाया जाता है। लिग्नाइट तो नेवेली में पाया जाता है ना, जो तमिलनाडु में पाया जाता है ना, तमिलनाडु में पाया जाता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा ये होगा, केवल 1 और 2। तो प्लीज आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, सॉरी उसके लिए। और यहाँ का जो है हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कम कार्बन उत्सर्जन होता है। भारत में प्राकृतिक गैस को किस कारण से अपेक्षाकृत स्वच्छ ईंधन माना जाता है? कम कार्बन उत्सर्जन के कारण, ठीक है। CO2 कम करता है, प्रदूषक उत्सर्जन भी यहाँ पे कम होता है अपेक्षाकृत। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौती है? तो सबसे बड़ी चुनौती कौन सा है? तो ये आपकी पेट्रोलियम है, ठीक है, पेट्रोलियम है। ऑप्शन नंबर सी, भारत में पेट्रोलियम के मतलब जो होता है, हम लोग आपका इंपोर्ट ही करते हैं, इंपोर्ट पे ही डिपेंडेंसी ज्यादा है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि भारत में भूतापीय ऊर्जा की संभावनाएं किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये आपकी पाई जाती है हिमालय क्षेत्र में। भूतापीय के लिए कौन सा माना जाता है? हिमालय क्षेत्र में। हिमालय क्षेत्र में इसलिए क्योंकि यहाँ पे टेक्टोनिक गतिविधियां होती है। टेक्टोनिक अगर गतिविधियां जानना है तो देखिए, टेक्टोनिक गतिविधियां से क्या होता है, भूतापीय संभावनाएं अधिक होती है। और टेक्टोनिक के बारे में जानना है तो प्लीज हमारा जो NCERT क्लास जो है, आपका जो NCERT बैच जो है क्लास है, वो प्लीज आप लोग प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे से आप पढ़िए जाके। 10 ही क्लास अभी करवाया गया है, तो ज्यादा नहीं है, वो आप पढ़ सकते हैं। मुश्किल से 3 घंटा में सारे 10 क्लास खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आप जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से आप जाके तैयारी अपना पूर्ण रूप से कर सकते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है हमारा, क्या कह रहा है कि भारत में ताप विद्युत संयंत्र प्रायः कोयला क्षेत्र के निकट क्यों स्थापित किया जाता है? बोल रहा है कि भारत में ताप विद्युत संयंत्र जो होते हैं, जो आपका कोयला क्षेत्रों के निकट ही क्यों स्थापित किए जाते हैं? देखिए क्यों, क्योंकि यहाँ पे परिवहन लागत कम करने के लिए। देखिए कोयला का परिवहन बहुत महंगा होता है, ट्रांसपोर्टेशन इसका बहुत महंगा होता है, इसलिए इसको पास में ही लगाया जाता है। तो ये कंसेप्ट समझने योग्य बातें थे, ठीक है। ऐसा मत समझिएगा कि बहुत हल्का क्वेश्चन है। कोई भी भारी और हल्का कुछ चीज ही नहीं होता है भाई, थोड़ी है कि सामान उठाना है। आप लोग पता है, जो आपको सबसे ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस रहेगा ना कि मुझे ये क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, अक्सर वही क्वेश्चंस हमसे गलत हो जाते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के लिए ऊर्जा मिशन यानी एनर्जी मिक्स को सही दर्शाता है? तो ये कौन सा दर्शा रहा है आपका? तो ये ऑप्शन नंबर सी, भारत में कोयला अभी भी प्रमुख ऊर्जा स्रोत बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी, वर्तमान में भारत का ऊर्जा ऊर्जा मिश्रण कोयला प्रधान है। तो ये आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस क्या कर रहा है कि राष्ट्रीय सौर मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या बोल रहा है कि यह राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना का एक घटन है, ठीक है, परिवर्तन कार्य योजना का यानी NAPCC का एक घटक है। तो ये सही है। मैं आपको कल ही बताया हूँ इसके बारे में, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के बारे में कल ही मैं पढ़ा चुका हूँ। आप कल वाले जो सेशन आप देखिएगा ज्योग्राफी में। और इसका क्रियान्वयन नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किया जाता है। ये आपका शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ, आपका मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के। तो ये भी सही है। दूसरा भी, इसका उद्देश्य केवल ग्रामीण क्षेत्रों तक सीमित है, तो ऐसा नहीं है, ये ग्रामीण प्लस शहरी, ठीक है, दोनों के लिए, क्षेत्रों के लिए है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल 1 और 2 हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि आपका प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? तो ये आपका क्या है, गरीब आपका जो भी परिवार है उनको स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना, ठीक है। LPG कनेक्शन दिया जाता है इसमें, ठीक है, स्वच्छ ईंधन के लिए। और महिलाओं को स्वस्थ और ऊर्जा संक्रमण से जुड़ी योजना ये मानी जाती है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पवन और हाइब्रिड नीति का प्रमुख लाभ क्या है? तो ये कौन सा लाभ है? तो ऑप्शन नंबर सी, भूमि और ट्रांसमिशन अवसंरचना का बेहतर उपयोग होता है, ठीक है, इसको उपयोग किया जाता है। अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं कि राष्ट्रीय जैव ऊर्जा मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हमारा पहला कथन क्या कह रहा है
कि यह कृषि अवशिष्ट के उपयोग को बढ़ावा देता है। क्या ये कृषि अपशिष्ट को उपयोग को बढ़ावा देता है? तो सही बात है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, आपको बायोमास और बायो सीएनजी उपयोग करते हैं, बनाते हैं इससे। और यह केवल शहरी क्षेत्र में लागू है, तो ऐसा नहीं है। ये ग्रामीण क्षेत्र में मुख्य लाभार्थी इसका ग्रामीण क्षेत्र में होते हैं। यह ग्रामीण ऊर्जा सुरक्षा में सहायक होता है, तो सही है। 1 और 3 यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। ग्रामीण ऊर्जा आत्मनिर्भरता ये बनाता है, ठीक है। अगले प्रश्न है क्या कि उजाला योजना एलईडी कार्यक्रम, ठीक है। एलईडी कार्यक्रम उजाला योजना का अप्रत्यक्ष ऊर्जा लाभ क्या है? सॉरी। तो इसका है बिजली की मांग और कार्बन उत्सर्जन में कमी लाना, ठीक है। क्या करता है कि एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ा देता है, ठीक है। कैसे? आपका वर्च एनर्जी एफिशिएंसी इक्वल टू वर्चुअल एनर्जी सोर्स यहाँ पे ला देता है। एलईडी लगाने से क्या होता है कि कम बिजली खपत होता है, जिससे वो क्या हुआ, कम ताप विद्युत दबाव पड़ेगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा, ओके। अगले प्रश्न पे के चलते हैं कि राष्ट्रीय हाइड्रो पावर नीति के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? तो सही कथन जो यहाँ पे है आपका, यह हिमालयी राज्यों में जल विद्युत को आपका बढ़ावा देता है, ठीक है। हिमालयी नदियां क्या होता है, उच्च जल विद्युत क्षमता नीति वाले होते हैं, जिससे क्या होता है, रिन्यूएबल एनर्जी और एनर्जी सिक्योरिटी का सुरक्षा प्रदान होता है। तो ये आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि भारत के 3 चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो ये हमारा अंतिम लक्ष्य है थोरियम आधारित ऊर्जा उत्पादन करना। तो ये आप याद रखिएगा, भारत के 3 चरणीय जो परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का अंतिम लक्ष्य थोरियम आधारित ऊर्जा उत्पादन करना, ठीक है। क्योंकि भारत के पास अधिक है जो थोरियम भंडार का अधिकता पाया जाता है, जो दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा माना जा रहा है। अगले क्वेश्चन पे ड्राफ्ट राष्ट्रीय ऊर्जा नीति के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा उद्देश्य प्रमुख नहीं है? तो ये आप याद रखिएगा, ऑप्शन केवल कोयला उत्पादन बढ़ाना नहीं है। नीति का दृष्टिकोण जो है ना, बैलेंस्ड, ठीक है, आपका बैलेंस्ड आपका एनर्जी मिक्स पे, ठीक है, बैलेंस्ड एनर्जी मिक्स पे काम कर रहा है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, ओके, ना कि केवल कोयला उत्पादन बढ़ाना है, ऐसा कहीं नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है हमारा, अगला क्वेश्चंस कह रहा है कि ड्राफ्ट राष्ट्रीय ऊर्जा नीति के बारे में संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इसका उद्देश्य ऊर्जा सुरक्षा, ऊर्जा पहुंच और ऊर्जा स्थिरता सुनिश्चित कराना, सही है। आपका नीति का 3 ही स्तंभ ही है, ठीक है। एक्सेस, सिक्योरिटी, ठीक है, क्या स्तंभ है? एक्सेस, ठीक है। दूसरा क्या है? सिक्योरिटी, ठीक है, सिक्योरिटी आपका। और थर्ड जो है आपका कौन सा है? आपका सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, सस्टेनेबिलिटी, ओके। तो ये इसका जो है आपका हिंदी यही हुआ, उद्देश्य सुरक्षा, पहुंच हुआ, आपका सुरक्षा, ऊर्जा का सुरक्षा हुआ, ऊर्जा का पहुंच हुआ, और ऊर्जा का स्थिरता यानी सस्टेनेबल करना, ठीक है। तो हमारा जो पहला है आपका कथन सही है। और दूसरा कथन क्या कहता है कि यह केवल नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर केंद्रित है, तो ऐसा नहीं है। ये फॉसिल फ्यूल प्लस न्यूक्लियर को भी शामिल किया है, यानी तीनों को ये शामिल करके चलता है। तो यानी हमारा जो कथन 2 है वो हमारा गलत है। थर्ड कथन क्या बोल रहा है आपका स्टेटमेंट, यह ऊर्जा मिश्रण के संतुलन पर बल देता है। तो ये तो अभी अभी हम लोग पढ़े हैं, तो ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, केवल 1 और 3 सही है, ओके। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, देखिए उज्ज्वला योजना को ऊर्जा संक्रमण की योजना क्यों माना जाता है? इसके पीछे रीजन क्या है? तो ये पहला तो है कि इसका आंसर जो हो जाएगा, यह पारंपरिक जो बायोमास से स्वच्छ ईंधन की ओर ले जाता है, ठीक है। ग्रामीण भारत में लकड़ी और उपले के द्वारा क्या करते थे, लकड़ी और उपले से खाना बनाया जाता था। उससे क्या होता था कि महिलाओं की स्वास्थ्य को कहीं न कहीं महिलाओं के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा था। इसी कारण क्या लाया गया, आपका एलपीजी लाया गया, ठीक है। यह क्या करेगा, क्लीन कुकिंग एनर्जी ट्रांजिशन का उदाहरण माना गया, ठीक है। जिससे क्या होगा, एक तो महिला का स्वास्थ्य अच्छा होगा और पर्यावरण संरक्षण भी इससे होगा। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, ओके।
आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि राष्ट्रीय जैव ऊर्जा मिशन के सफल होने का सबसे बड़ा भौगोलिक कारण क्या है? तो राष्ट्रीय जैव ऊर्जा मिशन के सफल होने का सबसे बड़ा भौगोलिक कारण जो है हमारा कृषि अवशिष्ट की प्रचुरता। क्या होता है ना कि भारत जो है, भारत कैसा देश है? कृषि प्रधान देश है, ठीक है? कृषि प्रधान देश है, ठीक है? और इससे क्या होगा कि जैसे पराली हो गया, आपका पराली आपका हो गया, गोबर हो गया, ठीक है? गोबर हो गया, आपका फसल अवशेष हो गया, ठीक है? आपका एग्रीकल्चर वेस्ट हो गया, उससे क्या बनता है आपका बायोमास बनाया जाता है, ठीक है? बायोमास बनाया जाता है, जो क्या करता है आपका डायरेक्टली पॉलिसी सक्सेस से जुड़ी हुई है, जो क्या है आपका नीतियों से आपका जुड़ी होती है और जो क्या बना रहा है आपका राष्ट्रीय जैव जो ऊर्जा मिशन है उसको सफल होने में बहुत बड़ा ये भौगोलिक कारण बताया गया है। ओके। अगला प्रश्न है क्या हमारा कि राष्ट्रीय हाइड्रो पावर नीति को रणनीतिक ऊर्जा नीति क्यों माना जाता है? रणनीतिक ऊर्जा नीति क्यों माना गया? देखिए इसके पीछे जो है रीजन है कि यह पीक लोड पावर और ग्रिड स्टेबिलिटी में सहायक होता है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी यहाँ पे सही हो जाएगा। पीकिंग पावर, जल विद्युत से पीकिंग पावर जैसे सोलर विंड के साथ ग्रिड को स्थिर बना बना दिया जाता है, इसलिए ये रणनीतिक महत्व माना जाता है। ओके। अगले प्रश्न में चलते हैं हमारा, क्या कह रहा है कि उजाला जो है, उजाला योजना जो एलईडी प्रोग्राम है के दीर्घकालिक प्रभाव के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? तो उजाला में है जो आपका ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये अप्रत्यक्ष रूप से नई बिजली परियोजनाओं की आवश्यकताओं की कम करती है, एनर्जी एफिशिएंसी ज्यादा रहता है और डिमांड जो है आपका रिडक्शन होता है, यानी कम होता है, ठीक है? काम कम मांग होगा लेकिन कम नए थर्मल प्लांट्स लगाए जाएंगे, कम मांग होगा तो क्लाइमेट और एनर्जी दोनों लाभ हो जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं लाभ कर रहा है, ठीक है? अगला प्रश्न क्या कर रहा है हमारा, राष्ट्रीय पवन सौर हाइब्रिड नीति भारत के किन क्षेत्रों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? तो ये हमारा तटीय एवं पठारी क्षेत्रों के लिए, ठीक है? पवन जो है आपका आपका तटीय एवं पठारी क्षेत्र में चलता है और सौर जो है आपका सौर शुष्क एवं शुष्क पठार में, उदाहरण के लिए आपका तमिलनाडु और गुजरात वाले जो क्षेत्र हो गए वहां पे, ठीक है? अगले प्रश्न में क्या कर रहा है कि भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को दीर्घकालिक समाधान क्यों माना जाता है? क्योंकि यहाँ पे थोरियम आधारित ऊर्जा भविष्य की आवश्यकता है। आपका रिपीटेड हो गया क्वेश्चन यहाँ पे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित कौन सा योजना प्रत्यक्ष रूप से ऊर्जा दक्षता से संबंधित है? तो ये आपका कौन सा है? आपका उजाला एलईडी कार्यक्रम, उजाला योजना, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे कम बिजली खपत होगा तो कम मांग होगा, ठीक है? अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि आपका ऊर्जा योजना के योजनाओं के संदर्भ में जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन का तात्पर्य क्या है? तो जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन का तात्पर्य है आपका पर्यावरण संरक्षण के साथ सामाजिक न्याय, ठीक है? तो ये आप याद रखिएगा, आपका ये है, ठीक है? जिससे क्या होगा पूर्ण विशेष आपका क्लीन एनर्जी आएगा प्लस आपका लाइवलीहुड आएगा, ठीक है? क्लीन एनर्जी प्लस आपका लाइवलीहुड जीवन यापन प्लस आपका इक्विटी आएगा। ये उज्ज्वला और रिन्यूएबल योजनाएं से जुड़ी हुई योजना है, ठीक है? ओके। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में के कौन सी योजना भारत के जलवायु परिवर्तन प्रतिबद्धताओं से सीधा जुड़ी हुई है? तो ये आपका कौन सा है? आपका राष्ट्रीय सौर मिशन है, राष्ट्रीय सौर मिशन है, ठीक है? ये क्या कर रहा है कि रिन्यूएबल एनर्जी इमिशन जो है आपका कार्बन उत्सर्जन को कम करेगा। जो हमारा पेरिस एग्रीमेंट हुआ था ना आपका 2015 में, वो कहीं न कहीं इसका जो एनडीसी था यानी जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट जो आपका नेट डिटरमाइंड मिनाइंड क्लाइमेट्स जो है उसकी प्रतिबद्धताओं से सीधा जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ओके। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि इंटरनेशनल सोलर एलायंस की स्थापना कब हुआ? तो ये 2015 में हुआ, ठीक है? ये 2015 में, ठीक है? भारत और फ्रांस के द्वारा, भारत प्लस फ्रांस के द्वारा हुआ, ठीक है? और ये पेरिस एग्रीमेंट जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है उसके बाद ही ये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का हिस्सा बना, ठीक है? तो ये आप याद रखिएगा। अगला है कि इंटरनेशनल सोलर एलायंस का मुख्यालय कहाँ है? तो हेड क्वार्टर जो है आपका नई दिल्ली भारत में है। भारत जो है आपका इंटरनेशनल सोलर एलायंस का आपका संस्थापक सदस्य है, ठीक है? संस्थापक सदस्य है भारत और प्लस फ्रांस, ठीक है? तो ये भी आप याद रखिएगा।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस के उद्देश्य में कौन-सा मुख्य उद्देश्य शामिल नहीं है? तो यहाँ पे कौन-सा नहीं है? फॉसिल फ्यूल आधारित ऊर्जा पर निर्भरता बढ़ाना, हमारा कहीं भी ऐसा नहीं है, क्योंकि ये सीधा-सीधी है, रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देना है, ना कि यहाँ पे फॉसिल फ्यूल्स पर बढ़ावा देना है। इसको तो मतलब इसके तो कहीं चर्चा भी नहीं हुई है, ठीक है? फॉसिल फ्यूल का, ठीक है? इसको तो कम करने के लिए ही तो ऐसा किया गया है, ठीक है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस के मुख्य सदस्य देशों का चयन किस आधार पे हो जाता है? तो ये देखिए, सन रिच या ट्रॉपिकल जो कंट्रीज होंगे, उसके आधार पर किया जाता है, ठीक है? सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता से जुड़ी ये नीति है, तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन से है आपका कौन-सा कि इन निम्नलिखित में कौन-सा भारत के लिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस का लाभ नहीं है? तो ये आपका एनर्जी सिक्योरिटी और फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंसी बढ़ाना, ये हमारा नहीं है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के माध्यम से क्या करना है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है, उनको बढ़ाना है और फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता को घटाना है, ठीक है? तो ये आप याद रखिएगा। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज हमारा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का स्थापना का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रेरक सा था? तो ये हमारा पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट 2015 का था, ठीक है? इसके बाद क्या हुआ, डेवलपिंग कंट्रीज में रिन्यूएबल एनर्जी आपका कौन-सा डेवलपिंग कंट्री में रिन्यूएबल एनर्जी कोऑपरेशन बढ़ाने हेतु इंटरनेशनल सोलर अलायंस को शुरू किया गया। और हमारा आज का लास्ट जो क्वेश्चन है कौन-सा है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस के कार्यों में निम्नलिखित में कौन-सा कार्य शामिल है? तो ये सोलर प्रोजेक्ट फंडिंग करना, ठीक है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो काम है कि डेवलपिंग जो कंट्री है ना, वो में सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए फंडिंग और आपका टेक्नोलॉजी आपका ट्रांसफर करना, तो ये हमारा शामिल है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। आज का क्लास आपको कैसा लगा? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है? इसी तरीके से चलने दें या कुछ और इसमें परिवर्तन करें? तो आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक हमारा टेलीग्राम और इंस्टा आईडी का दिया हुआ है। प्लीज़ आप उससे जुड़िए वेब्स अकेडमी 24 से। और हमारा जो चैनल है वेब्स अकेडमी आपका है जो वैरायटी ऑफ एग्ज़ाम पैटर्न्स विद स्ट्रेटजी अकेडमी यूट्यूब चैनल है, उससे आप जुड़िए। और जो भी नहीं सब्सक्राइब किए हैं प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और 1000 सब्सक्राइबर का हम लोग का लक्ष्य है, तो प्लीज़ अपने भाई-बहन जो भी मित्र हैं, जो भी पढ़ने वाले हैं उनसे आप पूरा करवाइए। आप लोग के लिए एक स्टडी गिफ्ट दिया जाएगा, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।